हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नीरजा पे। तो आप सबको पता है कि हम नेट सिलेबस में जो कहानियाँ लगी हुई है वो लगातार पढ़ रहे हैं। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कहानी, जो कि एक प्रेम कहानी है, वो लेके। तो आइए पढ़ते हैं। तो इस कहानी का नाम है कौशिका घटवार और इसकी रचना की गई है शेखर जोशी द्वारा। अभी खप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेके वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का ये घट, पर इसकी बिचाले सी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिचर छिचर की आवाज के साथ पानी को काटते हुए मत्थाने चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मत्थानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मत्थाने का वह शोर होता था कि सब आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यह सुनाई दे जाए, छप छप छप। पुरानी फौजी पेंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फैलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसमें बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरे में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, हे हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होटो होटो में मुस्कुराया, साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन नहीं सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, हाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुंसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचर छिचर की आवाज के साथ मत्थानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज खूब कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुंसाई सोचने लगा, क्यों इस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आश्रय ही होता। कभी कभी गुस्साई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही।
जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पेंट के मोड़ को गुस्साए ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पेंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पेंट की सलवटों को ठीक करते करते गुस्साई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुस्साई सोचने लगा। इसी पेंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गए, पर हवलदार साहब की पेंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पेंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पेंट। वैसी ही पेंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुस्साई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पेंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पेंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है। उस बार की छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। सर पर क्रॉस खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी व पहली बार एनुअल लीव पर आया तो चिढ़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। टसाटस बिस्तर की नई, एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हलवा दानी के तंबाकू का लोभ भी नहीं था। कल के शर्मीले गुस्साई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुस्साई की आंखें उसे भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुस्साई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुस्साई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुस्साई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे, लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर। वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुस्साई की घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पक्के गदराए गहरी लाल लाल काफल खा रही थी। पक्के गदराए गहरी लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुस्साई ने लक्ष्मा की मुट्ठी बेच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पेंट पर गिर गया था। अब ये इसमें आसानी से ये जो कथन है वो बन सकता है कि लक्ष्मा जो है वो कौन सा फल खा रही थी, तो वो काफलों का फल खा रही थी। लक्ष्मण ने कहा था, इसे यहाँ ही रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। पुरानी बात। क्या कहा था गुस्साई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुहा, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रंबुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुस्साई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मिंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुस्साई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है। लक्ष्मा। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुस्साई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुस्साई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में
सोचते सोचते गुस्साई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुस्साई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गगना थज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी किस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर गंगनाथ का कोप हुआ हो वह कभी फल फूल नहीं पाया। तो लक्ष्मा ने कौन से देवता की कसम खाई थी? गंगनाथ। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी पाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जैसे गुस्साई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे तपती रेत, पनचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिल्लम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुस्साई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसुना। एकाएक गुस्साई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुस्साई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को वह को क्यों बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने के लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुस्साई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की चिचर चिचर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट के घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुस्साई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब बारी आएगी, कब बारी आएगी जी। रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुस्साई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पूछी मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुस्साई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुस्साई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुस्साई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा ही वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुस्साई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुस्साई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी, उसने दबे दबे स्वरों में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुस्साई झुककर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा।
उसके अंदर किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुस्साए के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुस्साए ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। इस संबोधन